बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। एग्जाम में सवाल आता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर इट्स nth ऑर्बिट। ठीक है, तो ये डेरिवेशन को मैं बहुत आसान तरीके से ड्राइव कराऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये डेरिवेशन सेक्शन सी में आती है लॉन्ग क्वेश्चन में, और उसके मार्क्स भी 5 या 6 होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखा है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी हेडिंग आएगी। उसके बाद आप लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इट एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस। जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के इर्द घूमता है तो वो दो कुव्वतें महसूस करता है। पहली को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स Fc बराबर होती है किसके, mv²/r के। दूसरी जो फोर्स है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हम कूलम्स लॉ से ड्राइव करते हैं, जो आप मैट्रिक में और 9 में पढ़ते हुए आए हैं। बहरहाल फिर भी हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन को भी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है ई कहते हैं, प्रोटॉन को भी जो चार्ज पार्टिकल है ई कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। तो हम कहते हैं F यानी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E डॉट E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E है, प्रोटॉन का चार्ज भी E है, दोनों का चार्ज बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और लॉ का जो दूसरा पार्ट है तो ये कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस। अब एटम के दरमियान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, जाहिर सी बात है एटम का रेडियस होगा। तो हम रेडियस के लिए क्या डिनोट करते हैं, r का, r से डिनोट करते हैं, बोलते हैं 1/r²। ठीक है बेटा, आपको पता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को निकालते हैं तो क्या लगाते हैं हम, कांस्टेंट। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिया हमने, k, कूलम्स कांस्टेंट। वो किसके बराबर होता है, 1/4πε0 के। ठीक, अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, F = k E²/r²। और अगर आप इस k को यहाँ से डिफाइन कर लें 1/4πε0, तो हम बोलते हैं Fg यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो गई है किसके, Ze²/4πε0r²। अब ये Z क्या है, ये आपको आगे बता देंगे कि Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है विच इज 1। तो किसी भी इक्वेशन को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इससे घबराइए नहीं, इससे इसकी इक्वेशन की मैथमेटिकल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस आती हैं। एक आई है हमारे पास Fc जो हमें पहले से मालूम थी mv²/r, दूसरी हमारे पास फोर्स कौन सी है, Fg, जो कि बराबर है किसके, Ze²/4πε0r²। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है राउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम तो उस पर ये दोनों फोर्सेस बराबर एक्ट कर रही होती हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम बोलते हैं mv²/r = Ze²/4πε0r²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, आपको इतना तो आपके उसको समझ आ रही होगी कि मैंने क्या किया, इस r को r से कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास क्या बचा, mv² = Ze²/4πε0। पहले ही r² था, अब r बचा। और अगर मैं इस इक्वेशन को r को सब्जेक्ट बना लूं, यानी इसी से r को बाहर निकाल दूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, Ze²/4πε0। और ये mv² आकर इसकी जगह पर, डिनोमिनेटर की जगह पर लग जाता है। बस मैंने क्या किया, इस r की जगह पर mv² लग दिया है और mv की जगह पर r। ठीक, तो हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, दूसरी तरफ हमें पता है कि बोहर क्या कहता है, बोहर कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, nh/2π। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ एटम जिसमें वो घूम रहा है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, k के लिए n 1 होता है, l के लिए 2 होता है, एंड सो ऑन। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है अपनी, और 2π कांस्टेंट नंबर है। ठीक, अब इस इक्वेशन से क्या करते हैं, इस इक्वेशन से सिर्फ ये करते हैं कि v को सब्जेक्ट बनाते हैं, बाकी तमाम चीजों को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा मैं। तो अब जब मैं v को यहीं रहने दूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, nh/mr 2π। ठीक है, पहले mr ऊपर था, अब mr डिनोमिनेटर में चला गया। ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि हमें इक्वेशन नंबर 1 में ना इस v² की वैल्यू चाहिए।
ठीक है, ताकि हम रखकर रेडियस निकाल सकें। तो अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। मैंने लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड, v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर होता है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक, अब क्या किया, अब इस पूरी v स्क्वायर की इस वैल्यू को, इस पूरी इस v स्क्वायर की वैल्यू को मैंने उठा के कहां पुट कर दिया, यहां पर। जैसे मैं यहां पर पुट करता हूं तो मेरे पास सिचुएशन क्या बन जाती है, r इज इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ये तो पहले से ही मौजूद था, और इस v स्क्वायर की जगह पर ये पूरा आ जाएगा, मैंने लिख दिया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर r स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, मेरा ख्याल है आपको इसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही होगी। आ जाए, इस डेरिवेशन बिल्कुल आखिरी मराहल में दाखिल हो गई है, तो आपको ये भी समझना होगा कि अब हम क्या करते हैं, इस पूरे, आपको पता है ना मैथ का रूल है, किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर असल में क्या होता है, न्यूमरेटर। तो मैं इस पूरी टर्म को m स्क्वायर r स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर को ऊपर ले आऊंगा, मैं ऊपर ले आया, और जैसे ही मैं ऊपर ले आया मेरा m स्क्वायर से m कट गया, और 4 से 4 कट गया, पाई स्क्वायर से पाई कट गया, और r से r स्क्वायर से ये मेरा r कट गया। ठीक है, तो अपने पास सिचुएशन क्या बनती है, 1 = z e स्क्वायर m r पाई अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद सिचुएशन क्या होती है कि मैं इसको इधर ले जाता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 1 से, r को यहां से सब्जेक्ट बनाता हूं, तो मेरा फार्मूला क्या बन जाता है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z स्क्वायर m पाई। यहां मैंने ये बताने की कोशिश की है आपको कि h स्क्वायर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई, ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो अगर सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दी जाए तो एक फिक्स वैल्यू आती है जिसको हम कहते हैं a नॉट, और a नॉट की अपनी क्या वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम में, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, सारे कांस्टेंट हट गए और उसकी जगह पर a नॉट आ गया, जो कि मुझे पता है किसके बराबर है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ n बदलता रहेगा, z बदलता रहेगा, जो बदलता रहेगा वो लिखा जाता रहेगा, जो कांस्टेंट है उसको आप एक टर्म बना देंगे और जो बन जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। और इस तरह से आपकी इक्वेशन ड्राइव होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी इंशाअल्लाह अज़ीज। इसके आगे हम जो दूसरी इक्वेशन है एनर्जी की, वो इंशाअल्लाह कैलकुलेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।